हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। जरा रुको भाई रुको, इतनी जल्दी बाजी मत करो, वीडियो को पूरा देख लो एक बार। आज का जो टॉपिक है वो त्रुटियों का संयोजन खाली थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है। मैं केवल फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे चारों पोर्शन के ऊपर। योगफल, व्यकलन, गुणनफल और आपका भागफल। ये चार प्रकार के आपके पास में फलन होते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो वह भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, या तो वह दो अलग अलग भौतिक राशियों के योगफल से प्राप्त होती है, या व्यकलन से प्राप्त होती है, या किन्हीं दो भौतिक राशियों के गुणनफल से प्राप्त होती है, या फिर उनके भागफल से प्राप्त होती है। अगर उन दो भौतिक राशियों में त्रुटि दे दी जाए तो तीसरी भौतिक राशि हम त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, यही टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। एक बार थोड़ा सा हल्का सा पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं, उसके बाद इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है ना उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है, माना एक भौतिक राशि Z है जो दो अलग अलग भौतिक राशियों के योगफल से या व्यकलन से प्राप्त हो रही है। सिंपल सा क्या है, मान लो मैं लंबाई की बात करता हूँ, एक लंबाई को मुझे ज्ञात करना है दो अलग अलग लंबाइयों को जोड़ के। जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों को मुझे जोड़ना है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। लंबाई है हमारे पास में x और चौड़ाई है y। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें तीसरी लंबाई प्राप्त होगी जिसको हमने क्या बोल दिया, z। अब हमें पता है कि हम जब भी किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसके वास्तविक मान के साथ साथ उसमें त्रुटि भी होती है। वो त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान से या तो हमें अधिक मान मिलता है थोड़ा सा, या वास्तविक मान से हल्का सा कम मान मिलता है। इसका मतलब यहाँ x को हम कैसे लिखेंगे, उसका वास्तविक मान प्लस माइनस उसमें निरपेक्ष त्रुटि। इसका मतलब आपने x को मापा होगा तो उसमें त्रुटि आई होगी, और वो त्रुटि कितनी हमारे पास में, डेल्टा x। इसी प्रकार जब हमने y को मापा होगा तो y में भी कितनी त्रुटि आई होगी, डेल्टा y। तो x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, त्रुटि के रूप में उसका वास्तविक मान प्लस माइनस उसमें निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ पे डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, x और y में त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटियां है ना, जो हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब x और y को हम जोड़ेंगे तो बताओ z में भी त्रुटि आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सर, z में भी त्रुटि आएगी। जब x में त्रुटि है, y में त्रुटि है, तो z में भी त्रुटि होगी। तो वो जो z में त्रुटि होगी वो किसके बराबर होगी, हम उसको कैसे कैलकुलेट करें? तो ये टॉपिक है हमारा। पहले योगफल और व्यकलन में त्रुटि ज्ञात करने का एक ही तरीका है, आपके पास दो भौतिक राशियां हैं, उनको चाहे जोड़ो चाहे उनको आप बैठाओ। z में जो त्रुटि आएगी वह x और y में जो त्रुटियां है ना उनके योगफल के बराबर। लास्ट और फाइनल जो हमारा फॉर्मूला ये रहा, अधिकतम वाला। वैसे इसमें चार केस आ सकते हैं। डेल्टा x जो होगा हमारे पास में, डेल्टा x प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, डेल्टा y हमारे पास में प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो चार केस के हो गए सर, डेल्टा x प्लस का हो, डेल्टा y प्लस का हो, डेल्टा x माइनस का हो, डेल्टा y प्लस का हो, डेल्टा x नेगेटिव हो, डेल्टा y प्लस हो। ऐसे चार केस हो, दोनों नेगेटिव हो। लेकिन एग्जाम में हमें पूछा था अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि। तो अधिकतम संभावित त्रुटि हमेशा क्या ज्ञात करना है, z में जो त्रुटि आएगी वह x में त्रुटि और y में त्रुटि के योगफल के बराबर त्रुटि होगी। चाहे आप योगफल में कर लो चाहे आप व्यकलन में त्रुटि ज्ञात कर लो। ये फिक्स है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाता है। इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं फिर उस टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ये योगफल या व्यकलन में त्रुटि हमेशा कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास में एक भौतिक राशि है उसमें दूसरी भौतिक राशि जोड़ेंगे, और जोड़ते भी कौन सी राशियों को है, समान प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ते हैं। इसे समघातता का नियम कहते हैं। लंबाई में लंबाई को जोड़ा जा सकता है, बल में बल को जोड़ा जा सकता है, कभी भी लंबाई में द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जा सकता। तो बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे x और y दोनों या तो लंबाई है, दोनों या तो समय है, दोनों या तो बल है। तो z भी हमारे क्या रहेगा, अगर ये दोनों लंबाई है तो ये भी लंबाई में आएगा, ये अगर बल है तो ये भी बल रहेगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा योगफल और व्यकलन में निरपेक्ष त्रुटि ही काम में ली जाती है, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता है, समान प्रकार की भौतिक राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आपको योगफल और व्यकलन की बात आती है तो z में जो त्रुटि, तीसरी जो भौतिक राशि है उसमें त्रुटि हमेशा इन दोनों में जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं
उनके योगफल के बराबर त्रुटि मिलेगी। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे टॉपिक इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। फिर हम भागफल और गुणनफल में चलेंगे। देखो बेटा कैसे करना है इसको हमें। मान लो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ बोला गया है कि एक कोई लंबाई है जिसका मान है 3 प्लस माइनस 0.1। मात्रा क्या रहेगा, मीटर में। सिंपल सी बात है ना, हमें कोई लंबाई दी गई है जिसका 3 तो वास्तविक मान है और 0.1 क्या है, उसमें त्रुटि है। उसमें क्या है, त्रुटि है। इसका मतलब हमारे पास मान क्या मिल सकता है, या तो 3.1 मिल सकता है या फिर 2.9 मिल सकता है। बिल्कुल दो टाइप से हो सकती है सब। निरपेक्ष त्रुटि तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। इसका मतलब आपका जो मापा गया मान होगा तो 3.1 हो सकता है या फिर 2.9 हो सकता है। मतलब ये मान जो है वास्तविक मान से 0.1 ज्यादा है और ये वाला मान 3 से 0.1 कम है। क्लियर है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को त्रुटि के रूप में कैसे लिखते हैं, उसका वास्तविक मान प्लस माइनस उसमें निरपेक्ष त्रुटि, उसमें जो त्रुटि दी जाती है उसको ऐसे लिखते हैं। अब क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि L2 दिया हुआ है कितना 5 और बोला है प्लस माइनस 0.2 मीटर। कितना है ये 0.2 मीटर। अब बोला गया कि L1 प्लस L2 का मान कितना होगा त्रुटि के रूप में। L1 प्लस L2 का मान कितना होगा त्रुटि के रूप में, ठीक है ना। तो बताओ कैसे करेगा L1 प्लस L2 का मान। अभी मैंने कहा यहाँ पे L1 प्लस L2 इनको तो हम सीधा से जोड़ लेंगे 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। वास्तविक मान तो हमेशा यहाँ पे अगर जोड़ना है, जुड़ा हुआ है तो जोड़ना ही जोड़ना है, भाग है तो भाग दो, गुना करना है तो गुना कर दो। वास्तविक जो मान है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वास्तविक मान तो जैसा बोला गया है वैसा आपको करना है। यहाँ L1 L2 को जोड़ना था, वास्तविक मान हमने जोड़ लिया। अब बात करते हैं त्रुटियां क्या होती है। त्रुटियां हमेशा ही जुड़ती है। एक चीज ध्यान रखना, त्रुटियां हमेशा ही क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि तो वैसे जुड़ेगी, अभी हमने फॉर्मूले में कहा था। तो निरपेक्ष त्रुटि हमेशा क्या होगी, ये प्लस 0.1 और 0.2 कितना हो गया 0.3। इसका मतलब हमारे पास में L1 प्लस L2 का मान कितना आएगा 8 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस और लगाना है और ये हो गया 0.3 और आंसर किस में रहेगा मीटर में। क्लियर है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि L2 माइनस L1 क्या होगा, L1 प्लस L2 में तो सिंपल सा है, सबको आपने ऐड कर दिया 3 प्लस 5 8 हो गया 0.1 और प्लस 0.2 तो कितना लिख दिया 0.3। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपको L2 माइनस L1 ज्ञात करना है। L2 माइनस L1 ज्ञात करना है त्रुटि के रूप में। उसमें उसका वास्तविक मान बढ़ जाए, त्रुटि भी आनी चाहिए। तो कैसे करें, L2 माइनस L1 वास्तविक मान यहाँ से घटेगा। देखो मैंने कहा ना, अगर घटाने के लिए बोला तो घटाओगे, जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ोगे, भाग देने के लिए बोला तो भाग दोगे, गुणा करने के लिए बोला तो गुणा करेंगे। तो वास्तविक मान कौन सा है, ये रहा 5L2, ये रहा माइनस का L1, तो कितना हो गया बेटा 2। अब लगाएंगे प्लस माइनस। निरपेक्ष त्रुटियां हमेशा जुड़ती है। कोई सी भी त्रुटि हो, चाहे आपकी अपेक्षित त्रुटि हो चाहे निरपेक्ष त्रुटि हो, त्रुटियां हमेशा जोड़नी है। यहाँ घटाने के लिए बोला है तो त्रुटि बेटा घटा मत देना, बस यही मैं बताना चाह रहा था। इसलिए टॉपिक बहुत ईजी है। बस गलती क्या होती है, सर माइनस लगा हुआ है तो सबको आप घटा देते हो। अभी भी हमारा आंसर क्या रहेगा 0.3। ये त्रुटि 0.1 है, ये त्रुटि 0.2 है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर। क्लियर है। त्रुटियां हमेशा जोड़ी जाती है, बाकी वास्तविक मान जैसा बोला जाएगा वैसा आपको करना है। क्लियर है यहाँ तक। योगफल में त्रुटि और आपके व्यकलन में त्रुटि। क्लियर है सर, बिल्कुल। वास्तविक मान जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ देंगे, वास्तविक मान घटाने के लिए बोला तो घटा देंगे, लेकिन ये जो त्रुटियां हैं निरपेक्ष त्रुटियां, ये हमेशा क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है। चलो अब चलते हैं गुणनफल और भागफल में त्रुटि। गुणनफल और भागफल में त्रुटि बड़ा ध्यान रखना, वहां पे निरपेक्ष त्रुटि कभी भी काम में नहीं ली जाती। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी निरपेक्ष त्रुटि नहीं आएगी, यहाँ हमेशा काम में आएगी अपेक्षित त्रुटि। इसका मैं कारण बता देता हूँ। कोई बता बोलेगा सर ये z है, इसमें प्लस माइनस आपके पास में z आ गया त्रुटि मान लो। किसी बच्चे ने x प्लस माइनस डेल्टा x लिखा है और y को हमने क्या लिख दिया y प्लस माइनस डेल्टा y। त्रुटि समय तो ऐसे लिखेंगे, y को हम क्या लिख देंगे y प्लस माइनस डेल्टा y, x को हम क्या लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, तो z को हम क्या लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। अब देखो बेटा यहाँ पे
ये x मान लो आपके पास में द्रव्यमान है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे जो y है वो हमारे पास में मान लो वेग है, और इधर हमारे पास मान लो ये क्या बन गया, संवेग। मैंने कहा ये संवेग है z, क्योंकि द्रव्यमान को वेग से जब हम गुणा करते हैं तो संवेग आता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। मुझे एक चीज बताओ, ये द्रव्यमान में त्रुटि है, ये वेग में त्रुटि है, क्या द्रव्यमान और वेग कभी जुड़ सकते हैं क्या? नहीं सर, द्रव्यमान में वेग कभी नहीं जोड़ा जा सकता। समान विमाओं वाली भौतिक राशि जुड़ती है, समान भौतिक राशि जुड़ती है और समान भौतिक राशियां घटती है। यही कारण है कि गुणनफल और भागफल में कभी भी निरपेक्ष त्रुटि काम में नहीं ली जाती है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई नहीं करते बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई नहीं लिखा मैंने जेड में। यहाँ जेड में जो त्रुटि आएगी वो कौन सी आएगी? आपेक्षिक त्रुटि आएगी। जेड में कौन सी त्रुटि आएगी? आपेक्षिक त्रुटि। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जेड में जो आपेक्षिक त्रुटि है, सबसे पहले हम आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, उसके बाद में हम निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निरपेक्ष त्रुटि हम कभी नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जेड में जो आपेक्षिक त्रुटि हो कैसे निकालेंगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड। एक्स में त्रुटि दी हुई रहेगी, लेकिन उसको आपेक्षिक कैसे बनाएंगे? सर एक्स में दी हुई त्रुटि बटे एक्स प्लस वाई में दी हुई त्रुटि बटे वाई, हो गई जेड में क्या? आपेक्षिक त्रुटि। अब हम यहाँ से डेल्टा जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा जेड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई और इनटू यहाँ लगा देंगे जेड। अब हम जेड लिख सकते हैं क्या? जेड हम लिखेंगे उसका वास्तविक मान, जेड का वास्तविक मान और प्लस माइनस डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड ये रहा। देखो डेल्टा जेड हमने डायरेक्टली नहीं निकाला है बच्चे, डेल्टा जेड यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक्स और वाई में जो त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटियां, तो हमें दी हुई उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। किसके अंदर? गुणनफल और भागफल में। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, जब भी इधर दो भौतिक राशियां गुणा या भाग में हो तो हमें इनके जो निरपेक्ष त्रुटियां उनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना। सबसे पहले इसकी आपेक्षिक त्रुटि लेनी है, इसकी आपेक्षिक त्रुटि लेनी है, दोनों को जोड़ना है। वो क्या आएगा? हमें जेड में आपेक्षिक त्रुटि मिलेगी, और फिर यहां से हम जेड में निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। और फिर हम जेड को ऐसे लिखेंगे, जेड का वास्तविक मान और जेड में त्रुटि, जो कि यहां से कैलकुलेट करिए। चलो हम इसका न्यूमेरिकल लेते हैं। ऐसे भागफल में होगा, गुणनफल में ले लो चाहे आप भागफल में ले लो, यहाँ पे x बाई वाई कर देते हैं, है ना। ये गुणनफल है, ये भागफल में। भागफल में भी ये लॉजिक रहेगा। भागफल में बड़ा ध्यान रखना, x में त्रुटि तो उसकी हमें क्या लेनी है? आपेक्षिक त्रुटि। y में आपेक्षिक त्रुटि क्या है? अब ये भाग में है तो त्रुटियों का भाग मत कर देना, त्रुटियां हमेशा ही ऐड होती है। यहाँ पे भी x और y की जो आपेक्षिक त्रुटि उसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। हम न्यूमेरिकल लेते हैं तो तरीका और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता। हमें योगफल और व्यकलन का जो तरीका है वो अच्छे समझ में आएगा कि वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हमेशा निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ा जाता है अगर किसी तीसरी भौतिक राशि में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या करना है? x और y में जो आपेक्षिक त्रुटियां हैं उनको ऐड करना है। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले गुणनफल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सबसे पहले गुणनफल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें क्या दिया गया है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह दिया गया है 3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और वेग दिया गया है, ये मान है आपका किलोग्राम में, और वेग दिया है 5 प्लस माइनस 0.1 लेते हैं ना, मीटर पर सेकेंड। ऐसे दिया गया है कि कोई आपके पास में कण या वस्तु है जिसका द्रव्यमान इतना है, जब उसका द्रव्यमान मापा गया तो करेक्ट नहीं हुआ है ना, उस द्रव्यमान में कोई त्रुटि आई। उसका वास्तविक मान तो 3 था, लेकिन त्रुटि कितनी थी? प्लस माइनस 0.1 की। वेग को जब मापा गया तो वेग का वास्तविक मान 5 है, लेकिन त्रुटि कितनी है? प्लस माइनस 1 की है। मतलब 5.1 मिल सकता है आपको मान, या 4.9 मिल सकता है। तो अब क्या बोला गया? तो उस कण का संवेग क्या होगा? त्रुटि के रूप में संवेग निकालना हमें। तो सबसे पहले अब बोला गया संवेग। अब सबको बताऊंगे कि संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर होता है, ध्यान रखना, द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा तरीका काम में आ रहा है? गुणनफल का तरीका काम में आ रहा है। तो द्रव्यमान हमारे पास, सबसे पहले संवेग का वास्तविक मान निकालेंगे। वास्तविक मान किससे निकल रहा है? द्रव्यमान और वेग को गुणा करने से आ रहा है। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान का वास्तविक मान 3, वेग का वास्तविक मान 5,
तो वास्तविक मान तो आ जाएगा 3 × 5 15। सबसे पहला काम, संवेग का वास्तविक मान कितना हो गया 15। अब संवेग में त्रुटि कैसे निकालें, डेल्टा पी कैसे निकालें। संवेग को प्रदर्शित करते हैं पी से, तो डेल्टा पी कैसे निकालें। तो बेटा डेल्टा पी निकालने के लिए इनको डायरेक्ट ऐड मत कर देना, क्योंकि ये गुणनफल है। गुणनफल मैंने भी कहा था द्रव्यमान को वेग में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संवेग में आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो संवेग में आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, संवेग में त्रुटि बटे संवेग बराबर द्रव्यमान में त्रुटि बटे द्रव्यमान का वास्तविक मान प्लस वेग में त्रुटि बटे वेग का वास्तविक मान। बहुत सिंपल है सर ये तो। द्रव्यमान में त्रुटि कितनी है 0.1 की, वास्तविक मान कितना है 3 प्लस वेग में त्रुटि कितनी है 0.1 और वास्तविक वेग का मान कितना है, ये हो गया। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में संवेग में आपेक्षिक त्रुटि मिलेगी। संवेग में आपेक्षिक त्रुटि, तो संवेग में त्रुटि कैसे निकालें, P को बेटा यहां से क्या कर लो, गुना कर लो, और P का मान कितना आया है, P का मान आया हमारे पास में 15। बस हो गया डेल्टा P। इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें सोल्व करना है बस। अब सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15, 5 बार गया आपका तो ये 0.5 हो गया, प्लस 5 को इससे करेंगे तो 3 टाइम्स 0.3 हो गया। यहाँ से हमने 15 को मल्टीप्लाई किया, 15 से यहाँ 15 कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है हमारे पास में 0.8। डेल्टा पी हमारे पास में कितना आ गया 0.8। यहाँ से एलसीएम लेना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, पूरा सोल्व करना है। देखो मैंने डायरेक्ट कैसे किया, डायरेक्ट डेल्टा पी नहीं निकाला है। सबसे पहले द्रव्यमान की अपेक्षित त्रुटि ली है, वेग की अपेक्षित त्रुटि ली है, फिर दोनों को ऐड किया है और फिर यहाँ से डेल्टा पी निकाला, पी को इधर मल्टीप्लाई करके, और वो मान कितना है 0.8। कितना आया है 0.8। इसका मतलब अब हम संवेग को कैसे लिखेंगे बेटा, अब हम संवेग को लिखेंगे सर P इक्वल टू, संवेग को हमने लिखा उसका वास्तविक मान कितना था 15 प्लस माइनस उसमें त्रुटि कितनी आई है 0.8 की, और ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सर ये लो संवेग को त्रुटि के रूप में आपने लिख दिया। यहां जो त्रुटि है 0.8 वो संवेग में त्रुटि है, यह आपेक्षिक त्रुटि नहीं है, ये संवेग में निरपेक्ष त्रुटि है। आपेक्षिक त्रुटि ये रही यहाँ पे 0.1/3 प्लस 0.1/5 है। अब यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि में भी लिख के बोलता है कि प्रतिशत त्रुटि में मान कितना आएगा। तो प्रतिशत त्रुटि सिंपल सा है, आपके पास में यहाँ जो मान आया था डेल्टा पी अपॉन पी, अरे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो मान दिया हुआ है इसी को हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया डेल्टा पी अपॉन पी। ये डेल्टा एम अपॉन है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये जो मान आएगा वो प्रतिशत में, या यहाँ से भी हम डायरेक्ट प्रतिशत निकाल सकते हैं। 15 उसका वास्तविक मान है, 0.8 उसमें परिवर्तन है, त्रुटि है। तो 0.8 15 का कौन सा भाग है, 0.8 जो है वह 15 का कौन सा भाग है 0.8 बटे 15 और इंटू क्या कर दो 100, तो कितना हो गया हमारे पास में 80/15, और 80/15 कितना हो गया देखो देखिए एक बार, अगर हम 5 से इसको कट करते हैं तो ये 16 बार, ये 3 बार, और ये जाएगा आपका 5.33। तो हमारे में पास में जो परसेंटेज दे रहा है वो आ रही है 5.33%, जिसको हम 5.3 लिख सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखना P इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस माइनस 5.3%, इसको हम प्रतिशत में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, या तो आपको गुणनफल या योगफल में क्या पूछेगा, त्रुटि के रूप में भौतिक राशि पूछेगा, या प्रतिशत त्रुटि के रूप में। यहाँ जो त्रुटि है वो निरपेक्ष त्रुटि है, और निरपेक्ष त्रुटि डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं की जाती। कैसे की जाती है, आपेक्षिक निकाल के। सबसे पहले आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है, दोनों को जोड़ना है, और फिर डेल्टा पी या जो भी आपको होती है उसका मान निकालना है, और प्रतिशत में निकालना तो 0.8/15 इंटू 100। चलो एक एग्जाम्पल बोल लेते हैं, ये तो हो गया गुणनफल का। अब हम बात कर लेते हैं भागफल का। अब हम क्या बात कर लेते हैं, भागफल में त्रुटि। देखो भागफल में त्रुटि हम देखते हैं कैसे है। भागफल के लिए हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, वेग का। वेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। तो आप कैसे देखा कि किसी कण का जब विस्थापन मापा गया, विस्थापन है ना, तो उसका वास्तविक मान तो 3 था और उसमें त्रुटि 0.3 की है,
और ये हो गया मीटर। फिर बोला गया कि जब समय का मापन किया गया तो समय है 5 सेकेंड और उसमें त्रुटि है 0.1 सेकेंड की। त्रुटि कितनी है? 0.1 सेकेंड की। 0.1 कितने हम 0.5 कर देते हैं, थोड़ा सिंपल बना देते हैं, इजी हो जाए हमारे कैलकुलेशन, है ना। ऐसे दिया हुआ है। तो बोला गया है कि जब विस्थापन और समय में त्रुटि आई है या विस्थापन समय को मापा गया तो ये प्रेक्षित मान है, जिसमें ये वास्तविक मान है और ये विस्थापन में त्रुटि है। ये समय का वास्तविक मान है और ये समय में त्रुटि है। अब बोला गया है कि तो कण का वेग क्या होगा, कण का वेग क्या होगा, उसको त्रुटि के रूप में लिखना है। तो अपने को पता है कि वेग बराबर क्या होता है बेटा? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के वास्तविक मान में समय के वास्तविक मान का भाग दे दो, वेग का वास्तविक मान मिल जाएगा। बताओ देखिए, विस्थापन का वास्तविक मान क्या है? 3। समय का वास्तविक मान कितना है? 5। तो कितना हो गया? 0.6 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसका मतलब सर वेग का जो वास्तविक मान है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड। वेग हो गया हमारे पास में 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने कहा है, यहाँ देखो भागफल आ रहा है। भागफल और गुणनफल में हमेशा कौन त्रुटि आती है? आपेक्षिक त्रुटि। तो सर वेग में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू क्या आएगा? सर विस्थापन में आपेक्षिक त्रुटि प्लस समय में आपेक्षिक त्रुटि। यहाँ x जो मैंने लिया है वो विस्थापन के लिए लिया है और t जो है ना वो समय के लिए लिया है। बेटा देखिए कितना आ रहा है? डेल्टा x कितना है? 0.3 डिवाइड बाय वास्तविक मान कितना है? 3। समय में त्रुटि कितनी है? 0.5। समय का वास्तविक मान कितना है? 5। सोल्व करो कितना आया? सर यहाँ से तो आया है 0.1 और यहाँ से आया है 0.1। कितना हो गया? 0.2। ये वेग में आपेक्षिक त्रुटि है 0.2, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करनी है? डेल्टा वी। क्योंकि वी को हम कैसे लिखेंगे? वी को हम लिखेंगे सर उसका वास्तविक मान प्लस माइनस डेल्टा वी। अब डेल्टा वी तो अपने को चाहिए और डेल्टा वी हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से। देखो डेल्टा वी बराबर कितना आ जाएगा? इस वी को उधर ले जाओ 0.2 के साथ। सर 0.2 के साथ वी को मल्टीप्लाई कर, और v कितना है हमारे पास में? v है 0.6। तो बेटा मान कितना आया? 0.12 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया बेटा। v इक्वल टू 0.6, डेल्टा v का मान है 0.12 और ये हमारे पास में आंसर आ गया किसका? v का। क्लियर है यहाँ तक सबको? प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? v को प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखिए। ये तो इसका वास्तविक मान है, ये तो ऐसे कैसे हमें रखना है। प्रतिशत त्रुटि हमेशा कैसे निकालते हैं? ये है डेल्टा v, ये है v। 0.12 डेल्टा v बटे v इंटू 100। डेल्टा v बटे v इंटू 100 क्या हो गई? वेग में प्रतिशत त्रुटि। 0.6 को जब हम 12 से यहाँ कट करेंगे 2, तो हमारे पास में त्रुटि कितना आ रही है? 200%। तो 0.6 और ये हो गया आपके पास में प्लस माइनस 200% की त्रुटि हुई है। वैसे 200% त्रुटि होती नहीं है, लेकिन हमने कुछ डेटा इस टाइप के लिए कि 200% त्रुटि आ गई है ना, क्योंकि 0.12 और 0.6 त्रुटि देखा जाए तो वास्तविक मान से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब डेटा में थोड़ा सा हमने कैलकुलेट इस तरह से लिए कि वैल्यू बहुत ज़्यादा ले ली, इसलिए त्रुटि जा रही है वो 200% जा रही है। इतनी त्रुटि जनरली वैसे आती नहीं है, लेकिन फिर भी आगे चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, हमें कोई चीज कैसे कैलकुलेट करनी होती है वो आपके सामने यहाँ पे। दोबारा से रिपीट करते हैं, योगफल और व्यवकलन में हमेशा निरपेक्ष त्रुटियों को ऐड करना है। गुणनफल और भागफल में हमेशा आपेक्षिक त्रुटियों का योगफल करना है, और फिर हमें त्रुटि निकालनी किसी भौतिक राशि में डेल्टा वी डेल्टा पी वो कैलकुलेट करना है, और फिर उसको हम प्रतिशत में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, डीपीपीज वगैरह रहेंगे, उनको सोल्व करना कैसे इजीली सोल्व हो जाता है। अब तीसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है किसी फलन के घात में त्रुटि। अब हम घात में त्रुटि की बात कर लेते हैं कि घात में त्रुटि कैसे निकाली जाती है। देखो बच्चों, घात में त्रुटि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आने वाला पोर्शन वो यही होता है, घात में त्रुटि। घात में त्रुटि। अब देखो घात में त्रुटि कैसे निकालते हैं।
ये भी बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, डायरेक्ट आपको याद भी रखना है। मान लो हमारे पास में जेड है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बी सी और डी, मान लो ऐसे निर्भर कर रहा है। मतलब ए बी को गुना करना है, सी डी को भी गुना करना है और फिर भाग करना है, और इनके ऊपर जो पावर है वो हमने बना दी एक्स वाई, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे ए बी सी डी की जगह है ना एक्स वाई ले लेते हैं, या फिर इधर हम एक्स ले लेते हैं। ऐसे करते हैं, हम इधर एक्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, ए बी सी और डी, और इनके ऊपर पावर लगाते हैं एल एन और यहाँ ले लेते हैं डब्ल्यू। आप पावर कुछ भी ले सकते हो इस बारे में, मैंने ऐसे कुछ बोला है कि एक भौतिक राशि है तो कैसे प्राप्त हो रही है, ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एन और डी की पावर डब्ल्यू से प्राप्त हो रही है। जब हम ए को मापेंगे तो ए में भी त्रुटि आएगी, तो हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा एन, ये दिया हुआ रहेगा हमें। बी, तो बी में क्या रहेगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सी को कैसे लिखेंगे, सी प्लस माइनस डेल्टा सी। डी में क्या रहेगा, डी का वास्तविक मान और डी में त्रुटि। लेकिन जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा प्रतिशत त्रुटि दी होती है। क्या दी होती है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि किससे बनती है, हमेशा अपेक्षित त्रुटि से। और अभी मैंने कहा था गुणनफल और भागफल वाली जितनी भी संक्रियाएं होती है उन सब में हमेशा या तो आपको अपेक्षित त्रुटि देगा या फिर प्रतिशत त्रुटि देगा, यही आपको दी भी रहेगी, तभी हम x के अंदर प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल सी अप्रोच क्या है, सबसे पहले x में अपेक्षित त्रुटि, देखो बेटा x में अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालेंगे, a में अपेक्षित त्रुटि सर डेल्टा a अपॉन a, प्लस b में अपेक्षित त्रुटि डेल्टा b अपॉन b, प्लस अभी मैंने कहा था ना त्रुटियां हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, चाहे वो इस आपका जो भौतिक राशि नीचे भागे में हो चाहे गुणनफल में हो, हमेशा त्रुटियां जोड़नी है। यहाँ आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी, यहाँ आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। फिर सिर्फ घातों का यहाँ क्या यूज है, घाते हमेशा आगे लिया हो बस, यहाँ एल, यहाँ एम, यहाँ एन और यहाँ डब्ल्यू, बस हो गया। एक्स में क्या अपेक्षित त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया सर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू एल डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या हो गया 100, ये हमें दी भी रहेगी, प्लस का एम डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये भी हमें दी भी रहेगी, प्लस का एन डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये सी में भी हमें प्रतिशत त्रुटि दी भी रहेगी, प्लस डब्ल्यू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, डी में भी हमें प्रतिशत त्रुटि दी भी रहेगी। तो बेटा x में प्रतिशत त्रुटि निकलेगी नहीं निकलेगी, बिल्कुल सिंपल था सर, जिनमें जितनी भी प्रतिशत त्रुटि है उनको उनकी घातों से गुणा करना है और जोड़ना है, तो x में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो हम इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, हमें बोला गया कि भौतिक राशि x है जो a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई c रूट डी पर इस प्रकार निर्भर कर रही है। मतलब x को कैसे प्राप्त किया गया है, a स्क्वायर b से गुणा किया गया, c को रूट 2 से गुणा किया गया और भाग दिया गया। अब बोला क्या गया है कि a कोमा b कोमा c तथा d में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2%, 1%, 3% व 4% है। तो x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करेंगे, अभी सिंपल सा तरीका बताया था, जब भी प्रतिशत त्रुटियां दी हुई अपेक्षित त्रुटि दी हमेशा ऐड करना है। सर ऐड तो कर लेंगे लेकिन पहले देखेंगे घाते क्या क्या है। अगर घाते एक एक है डायरेक्ट त्रुटियों को जोड़ दो, बस वही x में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। लेकिन यहाँ घाते अलग अलग है, तो हमारे पास में डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, प्रतिशत त्रुटि को हम ऐसे लिखेंगे, x में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। जब हमने प्रतिशत त्रुटि पढ़ी थी पिछले लेक्चर में तो उसको मैंने ऐसे लिखा था, आपका यहाँ पे डेल्टा x क्या था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ना, और नीचे क्या था, माध्य मान, इसको बोलते हैं अपेक्षित त्रुटि। 100 से गुणा करते हैं, अपेक्षित त्रुटि किसमें बदल जाती है, प्रतिशत त्रुटि में। यहाँ पे एक के ऊपर पावर 2 है
ये लगा दिया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अभी बताया सेम टू सेम, ये ए में क्या आ गई, प्रतिशत त्रुटि, इसकी जो घात है उसको हम आगे ले आए, प्लस बी में क्या लिखेंगे हम, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बी के ऊपर घात 1 है इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई घात आगे नहीं आएगी। सी के ऊपर भी घात कितनी है, 1 है, तो डेल्टा सी इंटू 100। अब ध्यान रखना बच्चों, डी के ऊपर जो पावर है ना घात, वो हाफ है। अंडूड का मतलब घात कितना होता है, हाफ, तो हम यहाँ घात हाफ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब इसमें मान पुट करना है हमें, दो अपनी जगह रहेगा, ए में प्रतिशत त्रुटि दी है हमें 2%, 2%, ठीक है। बी में प्रतिशत त्रुटि दी है कितनी, 1%। सी में मैंने कितनी दी है, 3%। यहाँ पे हाफ है तो हाफ ऐसे कैसे लिखेंगे। डी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, डी में है 4, सोल्व कर दो, इसको कितना आ रहा है, 4 प्लस 3 1 4 प्लस यहाँ से 2 से ये कैंसिल हुआ 2, तो ये कितना हो गया, 4 4 8 और 2 10%। बस सिंपल था, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जिस भौतिक राशि में जितनी प्रतिशत त्रुटि दी हुई है उसको उनकी घातों से गुणा कर लो और सबको जोड़ दो। क्लियर है सबको, सिंपल सा पोर्शन है त्रुटियों का संयोजन। बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के देता है, वो ऐसी लैंग्वेज में नहीं लिख के वो फंक्शन बना बना के देता है कि द्रव्यमान में त्रुटि इतनी है, वेग में त्रुटि इतनी है, तो संवेग में त्रुटि क्या आएगी। आपको सोचना पड़ेगा कि संवेग कैसे आता है, द्रव्यमान और वेग को गुणा करने से आता है। तो द्रव्यमान वेग को गुणा करने है तो गुणनफल वाली त्रुटि, और गुणनफल में त्रुटि में हमेशा क्या लेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। तो द्रव्यमान में आपेक्षिक त्रुटि क्या है, वेग में आपेक्षिक त्रुटि क्या है, दोनों को जोड़ लो तो हमें क्या मिल जाएगा, संवेग में आपेक्षिक त्रुटि। तो वहां से हम डेल्टा पी कैलकुलेट कर लेंगे, पी को गुणा करके। और वास्तविक मान आपको पता ही है, वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान के वास्तविक मान से वेग के वास्तविक मान से गुणा कर लो, संवेग का वास्तविक मान आ जाएगा, और डेल्टा पी आप आपेक्षिक त्रुटि से कैलकुलेट कर लोगे। उसको प्रतिशत में चेंज करना है, वो भी यहाँ पे मैंने सिखा दिया है। क्लियर है यहाँ तक, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब जब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं, किसी जो आपके जितने भी अंक हैं उनको हम पूर्णांकित कैसे करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर त्रुटियों में से फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।